मैं प्रकाश चंद्र चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, बारापत्थर, सिवनी, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश से। आज हम आधुनिक काल के हिंदी साहित्य के लोकप्रिय रचनाकार, जिन्होंने हिंदी में गज़ल को अत्यंत लोकप्रिय बनाया, ऐसे रचनाकार दुष्यंत कुमार जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। कक्षा 11वीं के पाठ्य पुस्तक में तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपके जीवन से संबंधित अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आप के लिए लाभप्रद होगा। आइए इनका जीवन परिचय देखें। दुष्यंत कुमार जी, जन्म 1 सितंबर सन 1933 को। जन्म स्थान है ग्राम राजपुर, नवादा, तहसील नजीबाबाद, बिजनौर, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम श्री भगवत साय जी तथा माता का नाम रामकिशोरी देवी है। आपकी प्राथमिक शिक्षा गांव में ही, माध्यमिक शिक्षा चंदौरी डबर में तथा प्रयाग विश्वविद्यालय से आपने एमए की शिक्षा प्राप्त की। आप कई वर्षों तक आकाशवाणी भोपाल से जुड़े रहे और हिंदी विभाग में, भाषा विभाग में अधिकारी भी रहे। एक हृदयाघात के कारण 30 जनवरी सन 1975 को अल्पायु में आपका निधन हो गया। आप इतने लोकप्रिय कवि थे कि इस अल्पकाल में ही आपने हिंदी साहित्य में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। इन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा है कि मैं जैसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गज़ल आपको सुनाता हूँ, एक जंगल है मेरी आँखों में, मैं यहाँ राह भूल जाता हूँ। तो ये मतलब इनकी रचनाएं थी जो इस बात को प्रकट करती है कि कितने अच्छे रचनाकार थे। आगे देखेंगे कि आधुनिक काल के प्रसिद्ध रचनाकार दुष्यंत कुमार जी की गज़लें उनके युग की एक नई पीढ़ी के गुस्से और नाराज़गी से सजी बनी है। अर्थात इनकी गज़लों में जो नई पीढ़ी का एक गुस्सा है वो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। आगे हम इस रचना में भी देखेंगे। यह गुस्सा और नाराज़गी उस अन्याय और राजनीति के खिलाफ नए तेवर की आवाज़ थी जो समाज में झूठेपन की जगह पिछड़े वर्ग की मेहनत और दया की नुमाइंदगी करती है। अर्थात इन्होंने मध्यम वर्ग, उनकी पीड़ाओं को बड़ा महत्वपूर्ण ढंग से उकेरा है। और ऐसा नहीं है कि कभी व्यवस्था के विरुद्ध या आप विद्रोह करना चाहते हो, वरन ये व्यवस्था तंत्र को पूरी तरह बदल देना चाहते हैं। अर्थात इनका ये था विद्रोह करने का नहीं, लेकिन वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है जिससे बहुत अधिक अन्याय की बू आती है, उसको बदलने की इनकी मनोवृत्ति रही। और ये पंक्तियां हम देखेंगे कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे दिल में ना सही, मेरे दिल में ही सही, हो कहीं भी आग, यह आग जलनी चाहिए और इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। इसकी पूरी रचना जब आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर और बढ़िया लगेगी। लेकिन यहाँ पर ही इनकी रचनाओं से पता लग जाता है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। अर्थात ये परिस्थितियों को बदलने की मांग अपनी रचनाओं में करते रहे हैं। आगे देखेंगे इनकी प्रमुख रचनाओं में काव्य संकलन है सूर्य का आदमी और आवाज़ों के घेरे। गीति नाट्यम है एक कंठ विस्पाई। उपन्यास की अगर हम बात करें तो छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी, ये इनकी प्रमुख उपन्यास हैं। और गज़ल संग्रह की बात करें तो साए में धूप, साए में धूप इनकी गज़ल संग्रह है और इसमें ही आपको बहुत अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई और बहुत लोगों ने इनकी इस रचना को, इस गज़ल संग्रह को सराहा जो हिंदी में लिखी गई थी। आगे देखेंगे हम दुष्यंत कुमार की रचनाओं के कुछ महत्वपूर्ण अंश जो आपको इनके भाव पक्ष और कला पक्ष को समझने में महत्वपूर्ण होंगे। इनकी कुछ रचनाओं के कुछ अंश हैं कि कहाँ तो तय था चरागा हर घर के लिए, कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए, जी तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। अर्थात इन्होंने कहा था कि कहा तो चराग था, कहा तो था कि चरागा हर घर के लिए मिलेगा, लेकिन घर की बात छोड़ दीजिए, एक शहर के लिए भी अब एक चिराग नहीं है। अर्थात जो सुविधाएं होनी चाहिए थी पूरे हर घर के लिए, वो घर की बात छोड़ दीजिए, पूरे शहर के लिए वो सुविधाएं नहीं हैं। और इसी तरह दूसरी अगर इनकी कुछ पंक्तियां देखें तो ना हो कभी जूतों पाँव से पेट ढकते हैं, ये लोग मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। तो
मतलब ना हो कभी, जूतों पाँव से पेट भरते हैं, मतलब जूते और अपने पैर को अपने पेट से लगा लेते हैं और ताकि उसके आगे अपने खाली पेट को ढक लेते हैं। ये लोग मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए, और उन्होंने कहा था कि ये लोग पूरी मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। आगे हम देखेंगे, इस ठंडी की धार में ठंडी हवा आती तो है, गांव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। यहाँ पर इनका जो भाव है वो एक अलग भाव दिखता है, यहाँ आशावादी भाव हमको परिलक्षित होता है। आगे है, एक खंडहर के हृदय सी एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। अर्थात कष्ट में भी अपने गीत को इन्होंने बोलने का प्रयास किया है। आगे देखेंगे, भाव पक्ष गहन व सूक्ष्म अनुभूतियाँ। इन्होंने जो मध्यम वर्ग थे, जो गरीब वर्ग थे, उनकी जो सूक्ष्म अनुभूतियाँ थी उनको अपनी रचनाओं में बड़ी अच्छे ढंग से उकेरा है। आगे देखेंगे, रचनाओं में विद्रोही स्वर, अर्थात इनकी रचनाओं में विद्रोही स्वर हमको स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। और ये मतलब जो सूक्ष्मता के साथ इन्होंने अपने विद्रोही स्वर को भी महत्वपूर्ण बताया है। इनकी रचनाओं को देखने के बाद जो युवा वर्ग है उनकी रक्त धमनियों में खून की रफ्तार बढ़ जाती है। ये ऐसे विद्रोही स्वर वाले रचनाकार हैं और यही कारण है कि ये अत्यंत युवाओं में अत्यंत लोकप्रिय रहे हैं। तीसरा, प्रेम और सौंदर्य का भाव। इनकी रचनाओं में केवल विद्रोही स्वर देखने को नहीं मिलते, वरन प्रेम और सौंदर्य का भाव भी सहजता से देखने को मिल जाता है। छायावादी व रहस्यवादी प्रभाव, अर्थात आप आधुनिक युग के कवि होने के बाद भी आप में छायावादी और रहस्यवादी प्रभाव भी देखने को मिलता है। पांचवा है, निराशा का भाव। आपकी रचनाओं में कई रचनाओं में निराशा का भाव झलकता है, जैसे कि यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। अर्थात ये निराशा का भाव कि ये चलो भाई यहाँ से चलते हैं उम्र भर के लिए, अर्थात निराशा का भाव परिलक्षित होता है। छठवां है, उद्विग्नता का भाव, अर्थात इनकी रचनाओं में परिस्थितियों को बदलने की एक उद्विग्नता, एक पीड़ा दिखाई देती है, एक उतावलापन भी दिखाई देता है कि शीघ्र से शीघ्र यहाँ की परिस्थितियाँ बदल जाए। ये थी इनके भाव पक्ष। कला पक्ष की बात करें तो सरल सहज मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है, अर्थात इनकी भाषाओं में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी आदि सभी भाषाओं के शब्द सहजता से देखने को मिल जाते हैं। चूँकि गज़ल है तो गज़ल में उर्दू शब्द का होना तो लाजमी है, साथ ही हिंदी के शब्द और सरल सहज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया ताकि सभी जनमानस को सहजता से इनकी बात समझ में आ जाए। छंद की अगर हम बात करें तो छंद मुक्त रचनाएं इन्होंने लिखी है, इसमें छंदों का इन्होंने प्रयोग नहीं किया है। अगर इसको दूसरे भाषा में कहें तो मुक्तक छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। शैली की बात करें तो व्यंग्यात्मक शैली और मुखर शैली। व्यंग्यात्मक शैली अर्थात परिस्थितियों को चोट करने के लिए इन्होंने व्यंग्यात्मक शैली लिखा है, और मुखर शैली भी देखने को मिलती है। अर्थात अगर इसकी हम बात करें तो अलंकारों की हम बात करें तो आपने अपनी रचनाओं में किसी विशेष अलंकार का प्रयास नहीं किया, स्वयं ही, इसमें सजीदा लिखा गया, ये गलत है, स्वयं ही आपकी रचनाओं में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार शामिल हो गए हैं। अर्थात इन्होंने प्रयास नहीं किया, ये सहजता के साथ इनकी रचनाओं में शामिल हो गए हैं। आगे देखेंगे हम साहित्य में स्थान। दुष्यंत कुमार जी की गज़लें उनके युग की नई पीढ़ी के गुस्से और नाराज़गी से सजी बनी हैं। यह गुस्सा और नाराज़गी उस अन्याय और राजनीति के खिलाफ नए तेवर की आवाज़ थी जो समाज के झूठेपन की जगह पिछड़े वर्ग की मेहनत और दया की नुमाइंदगी करती है। हिंदी गज़लकार के रूप में जो लोकप्रियता दुष्यंत कुमार जी को मिली वह दशकों में शायद ही किसी और को मिली हो। उनकी कविताओं एवं गज़लों के जो स्वर थे वो संसद से सड़क तक गूंजते दिखाई देते हैं। ये इनकी लोकप्रियता का एक बड़ा बढ़िया पैमाना है कि संसद से लेकर सड़क तक इनकी कविताओं की गूंज हमको सुनने को मिलती है। उन्होंने अनेक विधाओं में लेखन कार्य किया, उपन्यास भी लिखा, नाट्य भी लिखा, गज़ल भी लिखी, तो कविताएं भी लिखी, लेकिन उन्होंने मतलब गज़ल में सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त की, अर्थात उन्हें गज़ल में अत्यंत लोकप्रियता मिली। उन्होंने
उर्दू गज़लों को एक नया परिवेश, एक नई पहचान देते हुए उसे आम आदमी की संवेदनाओं से जोड़ा। तो उर्दू जो गज़लें थी उसको हिंदी का रूपांतर करके उन्होंने आम आदमी की जो संवेदना थी, पीड़ा थी, उससे उसको सीधा जोड़ दिया। और यही कारण है कि उनकी रचनाएं बहुत अधिक प्रसिद्ध रही हैं और हिंदी साहित्य में आपका महत्वपूर्ण स्थान है। और आपकी जो रचनाएं एक कालजयी रचना के रूप में सिद्ध होंगी, ऐसा मैं मानता हूं। और आशा है कि आपको ये वीडियो और दुष्यंत कुमार जी का जीवन परिचय अच्छा लगा होगा। विभिन्न रचनाओं से सराबोर है ये। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने अन्य मित्रों को भी सेंड करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।